नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मौसम में बदलाव होने शुरू हो गए हैं। ठंड का मौसम आने ही वाला है। ऐसे में हमें अपने स्वास्थ्य के साथ ही साथ अपने पशुओं का भी खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। तो आइए आज की कड़ी में इसी विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से और देखते हैं क्या है आज खास कृषि समाचार में। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत। आइए एक नजर डालते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। संरक्षित खेती अपनाएं, हर मौसम में हर फसल उगाएं। पशुओं का रखें खास ख्याल, टीकाकरण अवश्य कराएं। सलाद मटर उपजाएं, बाजार में बढ़ रही है मांग। किसान भाइयों, जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित कृषि क्षेत्र और देश के किसान हो रहे हैं। इस चुनौती के बीच किसान भाइयों की आमदनी को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार लगातार नए नए विकल्पों पर शोध कार्य कर रही है। एक ऐसा ही विकल्प है संरक्षित खेती। संरक्षित खेती खेती की एक ऐसी नवीनतम तकनीक है जिसके माध्यम से फसल की मांग के अनुसार वातावरण को नियंत्रित करते हुए खेती का प्राकृतिक प्रकोप एवं दूसरी समस्याओं से बचाव किया जाता है। साथ ही कम से कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण उत्पादन लिया जा सकता है। रासायनिक उर्वरकों को संतुलित उपयोग एवं प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के काम आता है संरक्षित खेती, और यह मुख्य अंग भी है। पशुपालक किसान भाइयों, मौसम बदल रहा है। आपके दुग्धधारू पशुओं को बदलते मौसम के साथ तालमेल बिठाने में कुछ समय लग सकता है। आपके पशु अभी गला घोटू एवं लंगड़ी रोग से ग्रसित हो सकते हैं। टीकाकरण पशुओं को कई बीमारियों के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। राज्य सरकार भी पशुओं की हिफाजत के लिए सघन टीकाकरण अभियान टैग लगे पशुओं के निवास स्थान पर चला रही है। इसलिए पशुओं का टीकाकरण अवश्य कराएं और बीमार होते ही नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र पर अपने पशुधन का इलाज अवश्य करवाएं। आज सफल किसान वही है जो अपनी खेती में विविधता ला रहे हैं। इसी विविधता को समेकित खेती कहा जाता है। इसमें फल फूल की खेती, मछली उत्पादन, दुग्ध उत्पादन आदि शामिल हैं। खबरें खेती में आज आपकी मुलाकात पटना जिले के फुलवारी शरीफ निवासी रमेश कुमार से, जो दुग्ध उत्पादन के लिए 30 से 40 गायों की गौशाला को सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं। शुद्धता की पूरी गारंटी के साथ ग्राहकों के घर तक दूध पहुंचता है और यह अच्छी आमदनी का एक अच्छा जरिया भी है। साथ ही कुछ लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं रमेश कुमार। किसान भाइयों, धीरे धीरे खेती में कृषि यंत्रों का बढ़ता चलन अच्छी शुरुआत है, क्योंकि ये यंत्र किसान के समय, श्रम और लागत को कम करते हुए मुनाफा बढ़ा रहे हैं। ऐसा ही एक कृषि यंत्र है मिनी रोटावेटर। मिनी रोटावेटर रोटावेटर यंत्र का ही एक छोटा स्वरूप है। मशरूम की अलग अलग प्रजातियों का उत्पादन मौसम के अनुसार सालों भर किया जा सकता है। मतलब यह है कि मशरूम से आप पूरे वर्ष मुनाफा कमा सकते हैं। मशरूम के उत्पादन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे आप घरेलू वस्तुओं के साथ उपयोग में उपजा सकते हैं। बटन मशरूम के लिए घर का हल्का गीला भूसा में मशरूम के उन्नत किस्म की बीज को मिलाकर खाली कमरे में टांग दिया जाता है। मशरूम उत्पादन के लिए खाद भी आप घर और गांव में उपलब्ध प्राकृतिक चीजों से ही बना सकते हैं। अगर आप इसमें 20 से 30 बॉक्स भी बना लेते हैं तो आपकी अपनी ज़रूरत के अनुसार या ज़रूरत से ज़्यादा मशरूम मिल सकता है, जिसे बेचकर आप अतिरिक्त आमदनी भी ले सकते हैं। बस ज़रूरत है मशरूम के उचित देखभाल की। कृषकों, मशरूम को आप अपने घर के किसी कमरे में भी घरेलू सामानों की मदद से उगा सकते हैं। इसके लिए खेत जरूरी नहीं होते हैं, इसलिए मशरूम को बिना खेत की खेती की भी कहा जाता है। मशरूम के पौष्टिक गुणों और स्वाद के कारण इसकी लोकप्रियता और मांग लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर आप उचित तकनीक से मशरूम की खेती करते हैं तो यह आपके लिए अतिरिक्त आमदनी का बेहतरीन साधन साबित हो सकता है।
मिनी रोटावेटर वजन में काफी हल्का और आकार में छोटे होने के कारण कहीं भी लाने ले जाने में सुविधाजनक है। इस यंत्र की सहायता से खेत की जुताई से लेकर कटाई तक का काम आसानी से किया जाता है। मिनी रोटावेटर स्वचालित भी होता है, जिसे सुविधापूर्वक हाथों से संचालित किया जा सकता है। यह यंत्र किसी भी प्रकार की मिट्टी की जुताई कर सकता है। इसकी मदद से मिट्टी तुरंत तैयार हो जाते हैं और साथ ही मिट्टी में नमी भी बनी रहती है, जो फसल के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। मिनी रोटावेटर खेत में फसल अवशेषों को हटाने में भी समर्थ है। किसान भाइयों, सलाद मटर की प्रजाति का ही एक ऐसा प्रभेद है जिसका चलन इन दिनों काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि मटर के दाने के लिए नहीं बल्कि छिलके के लिए उपजाया जाता है और इसकी सारी खूबियां इसके छिलके में ही होती है। इसमें रेशेदार छल्ले न होने के कारण यह आसानी से सब्जियों के साथ मिल जाता है। अगर सलाद मटर की खेती हमारे किसान भाई करते हैं तो सामान्य मटर के मुकाबले इसका उत्पादन ज्यादा होता है और मुनाफा भी ज्यादा देता है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश की विभिन्न मंडियों में त्योहारी सीजन की सब्जियों की कीमतें उतार चढ़ाव के बाद कुछ इस प्रकार स्थिर बनी हुई है। आलू 2000 रुपए से 2400 रुपए प्रति क्विंटल, प्याज 2100 से 2600 रुपए प्रति क्विंटल, टमाटर 5000 से 6500 रुपए प्रति क्विंटल और परवल की बात करें तो परवल 3500 से 5000 रुपए प्रति क्विंटल। और किसान भाइयों, चलते चलते आप देखिए मौसम का मिजाज और सलाह के अनुसार कृषि कार्यों को संपन्न कीजिए। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक आसमान सामान्यतः साफ रहेगा। लगभग 8 से 10 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। अधिकतम तापमान में धीरे धीरे कमी आएगी। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कटाई योग्य धान की फसल को काटकर 2-3 दिन खेत में सुखाकर गहराई कर ले। उसके बाद धूप में अच्छी तरह सुखा दे। ध्यान रहे, भंडारण के पूर्व धान के दानों में नमी 12% से कम होनी चाहिए। किसान भाइयों को यह भी सलाह दी जाती है कि मिट्टी जांच के अनुसार अभी सरसों की बुवाई शीघ्र कर लें। तो किसान भाइयों, अभी आपने कृषि समाचार के माध्यम से खेती की नवीनतम तकनीक, सूचनाएं, नीतियां, सफलता की नई कहानी, मंडी भाव और मौसम का हाल जाना। इसी के साथ यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा विराम। विराम के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें हमारे साथ। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विराम के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तापमान में गिरावट होने लगे हैं और इसी के साथ ठंड ने भी दस्तक दे दी है। ऐसे में हमें अपने स्वास्थ्य के साथ ही साथ अपने पशुओं के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ठंड के मौसम में पशुओं में परजीवी रोगों की समस्या बढ़ जाती है। तो आज हम जानेंगे कि पशुओं में होने वाले परजीवी रोग कौन कौन से हैं और किसान भाई इनका प्रबंधन कैसे करें। इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अजित कुमार। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपको बेहतरीन जानकारियों से रूबरू करवाने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं और इसी क्रम में आज का जो विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो विषय है वह परजीवी रोग के बारे में है कि परजीवी रोग हमारे पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, जिससे हमारे पशु दूध देने की क्षमता उनमें कम हो जाती है। और इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं परजीवी रोग के विभागाध्यक्ष बिहार वेटनरी कॉलेज में जो कार्यरत हैं डॉक्टर अजित कुमार। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, सर्वप्रथम आपको मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने बताया कि पशुओं के उत्पादन क्षमता एवं स्वास्थ्य पर परजीवी जनित रोगों पर बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है। अतः किसान भाइयों, मौसम के बदलाव के अनुसार पशुओं में होने वाले परजीवी जनित रोगों या परजीवियों के संक्रमण की रोकथाम करना, समय अनुसार रोकथाम करना बहुत ही जरूरी है। किसान भाइयों, इस समय आपके पशुओं को 2 प्रकार के परजीवियों की ज़्यादा समस्या रहती है। जैसा कि जानते हैं कि परजीवी एक जीव है जो जिस पशु के शरीर पे रहेगा उसी पशु के शरीर से अपना भोजन के रूप में खून, वो सब तत्व ग्रहण करता है, जिसके कारण पशुओं की स्वास्थ्य एवं दूध उत्पादन क्षमता, प्रजनन क्षमता बहुत ज़्यादा घट जाती है। इस क्रम में जो इस समय आपको जाड़े के मौसम में शीतकालीन ऋतु में जो आपके पशुओं को, दुधारू पशुओं को मुख्यतः जो परजीवी प्रभावित करती है, एक प्रमुख है फैसिलोसिस, जिसे लिवर फ्लूक रोग के नाम से किसान भाई आप लोग ज़्यादा जानते हैं। किसान भाई, इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह फैलता कैसे है, क्योंकि इसके इलाज से ज़्यादा आपको बचाव पर ध्यान देनी होगी। तो यह एक परजीवी जनित रोग है जो फैसियोला नामक परजीवी के कारण आपके पशुओं के पेट में जो गॉल ब्लाडर कहते हैं, बाइल डक्ट कहते हैं, उसमें उपस्थित रहता है। ये पहुँचता है कैसे? एक किसान भाई, ये रोग आपके पशुओं को उस क्षेत्र में ज़्यादा होगा जहाँ पर घोंघा की संख्या ज़्यादा होगा, क्योंकि इस समय बरसात के बाद घोंघों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और फैसिलोसिस लिवर फ्लूक रोग फैलाने में एक घोंघा मध्यस्थ पोषक का काम करते हैं। जिस क्षेत्र में घोंघों की संख्या हो ज़्यादा होगी, उस क्षेत्र में फैसिलोसिस नामक परजीवी जनित रोगों की संख्या ज़्यादा होगी। जो दूसरा प्रमुख जो घोंघा से फैलने वाले परजीवी जनित रोग है, उसको एम्फिस्टोमेसिस रोग कहते हैं, जिसको आप छेरा रोग के नाम से ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि इस रोग में पशुओं को बहुत ही तीव्र बदबूदार दस्त शुरू हो जाता है। और इस रोग का कारण ये है कि ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर घोंघा है, उसे क्षेत्र में पशु के चराने से या ऐसे क्षेत्र से पशु के घोंघा संक्रमित स्थानों से पशु का चारा यानी घास काटकर खिलाने से पशुओं में एम्फिस्टोमेसिस और फैसिलोसिस रोग होता है, क्योंकि घोंघा से
इन दोनों रोग परजीवी जनित रोगों का लार्वा निकलकर वो घास से चिपका रहता है, जिसे पशु के खाना के साथ अंदर चला जाता है। तो पशुओं को इन दोनों रोगों से के बचाव पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सर, बहुत ही अच्छी जानकारी आपके द्वारा हमारे किसान भाइयों को दी जा रही है। इसी संदर्भ में सर जो अगला सवाल है वो यह है कि जो परजीवी जनित रोग है उसको हमारे किसान भाई कैसे पहचानें और उनका प्रबंधन सर किस ढंग से करें? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि किसान भाई आजकल वैज्ञानिक विधि से ही पशुपालन करना चाहिए। तो बिना कोई भी कैसे पहचाने उसका, किस तरह से डायग्नोसिस करें, क्या उपचार करें, इसके बारे में आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो किसान भाई, आपको लगे कि आपके पशुओं की खूब खाना खाने की क्षमता में कमी हुई है, आपके पशु के जबड़ों के नीचे सूजन हो गया है, पशु को तीव्र बदबूदार दस्त हो रहा है, या कभी कब्ज या कभी पतला दस्त हो रहा है, तो इससे ज़्यादा संभावना है कि आपके पशुओं में लिवर फ्लू या एम्फियोस्टोमियासिस रोग हो गया। इसके लिए प्रथम आप अपने पशु के मल द्वार से थोड़ा सा गोबर की मात्रा लेके एक डिब्बा में बंद करके या 10% फॉर्मेलिन में लेकर आप नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाकर या बिहार पशु चिकित्सालय में आकर जांच करवा लें, जिससे पता चलेगा कि आपके पशुओं में कौन सा परजीवी जनित रोग है, जिसके कारण उसका उपचार सही से हो पाएगा। और जो बचाव इसमें सबसे महत्वपूर्ण, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये घोंघा संक्रमित स्थानों में ज़्यादा होता है परजीवी जनित रोग, तो घोंघा संक्रमित स्थानों के पास आजकल शीतकालीन ऋतु में अपने पशुओं को चराने के लिए न ले जाएं। यदि कोई ऐसे चारागाह हो जहां घोंघा नहीं हो, ऐसे जगह ले जाएं, या किसी तालाब से आप चारा काट के पशु को ला रहे हैं तो उसको अच्छी तरह धो लें, ताकि उस कृमि का लार्वा उससे हट जाए, तो ऐसे चारा को खिलानी चाहिए। और तीसरी जो प्रमुख बात है कि परजीवी जनित रोगों से बचाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है कि पोषक तत्व का मिनरल मिक्सचर का प्रयोग अपने पशुओं में सदैव 100 ग्राम प्रतिदिन जरूर करते रहें, जिससे उनसे परजीवी जनित रोगों से लड़ने की क्षमता आती है। और जो चौथी प्रमुख बात है कि यदि आपके रोग कन्फर्म हो जाए पूरी तरह कि इसको परजीवी जनित रोग हो गया है, लिवर फ्लू रोग हो गया है या एम्फियोस्टोमियासिस रोग हो गया है, तो पशु चिकित्सक से संपर्क करके ऑक्सीक्लोरोक्विन नामक कृमिनाशक दवा को भूखे पेट में सुबह खिला देनी चाहिए। सर, बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को आपके द्वारा दी जा रही है। और सर जो अगला सवाल है वो यह है कि जो परजीवी जनित जो रोग हैं या कीटाणु हैं, उनको समझने के लिए उनसे निजात दिलाने के लिए हमारे किसान भाई क्या कर सकते हैं, हमारे पशुपालक भाई क्या कर सकते हैं? किसान भाई, जैसा कि हम बताएं कि आपके पशुओं में 2 तरह का परजीवी पाया जाता है। एक अंतः परजीवी जो पशु के पेट में रहता है, बाह्य परजीवी जो पशु के बाहरी शरीर पर रहता है। जो बाह्य परजीवी शीतकालीन ऋतु में जैसे जू, जिसको आप लाइस कहते हैं, दूसरा जो बहुत सारे खून चूसने वाले मक्खियों, मच्छर का प्रकोप इस ऋतु में बढ़ जाती है। जानते हैं कि मच्छर बहुत सारे, एक तो सीधा पशु के शरीर से खून चूसता है, जिसके कारण पशुओं के शरीर में खून की कमी हो जाती है। दूसरा जो है कुछ काटने वाली मक्खी होती है, जो पशुओं को शरीर से खून चूसने के साथ साथ बहुत सारे रोगों को फैलाने के काम करते हैं। जैसे आजकल एक LSD रोग कहते हैं, जिसको लंपी स्किन डिजीज कहते हैं, गांठदार त्वचा रोग है, जिसको भी फैलाने में मच्छर, मक्खी और कीट पतंग का बहुत बड़ा रोग है। यह एक संक्रामक वायरस जनित रोग है, लेकिन इस वायरस को फैलाने में भी आपको जो मच्छर और खून चूसने वाले मक्खियों का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए किसान भाइयों को मेरा सुझाव है कि आप अपने पशुओं के आवास में कीट पतंग, मच्छर मक्खी के फैलने से, उसकी संख्या बढ़ने से रोकें। इसके लिए बहुत तरह की दवा आती है, डेल्टा मैथ्रिन, साकर मैथ्रिन का छिड़काव पशु चिकित्सक से संपर्क करके समय अनुसार जरूर करते रहें। बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी सर आपके द्वारा हमारे किसान भाइयों को दी गई।
और हम आशा करते हैं कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो इन जानकारी से बहुत ही लाभ उठा पाएंगे और अपने पशुओं को एक बेहतर स्वास्थ्य दे पाएंगे। और इतनी ऐसी जानकारी के लिए सर आपको हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों आपको भी मेरा नमस्कार। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि पशुओं में होने वाले परजीवी रोगों और उसके प्रबंधन के बारे में। चलिए इसी के साथ आपको कार्यक्रम के अगले भाग में लिए चलते हैं, जहां हम जानेंगे गेहूं की खेती से जुड़ी कुछ बातें। जानेंगे गेहूं में जलवायु परिवर्तन के साथ खेती कैसे करें और अधिक उत्पादन कैसे पाएं। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं गेहूं। चूँकि हमारे यहाँ खास करके बिहार की मुख्य फसलों में खरीफ की धान और रबी की गेहूं मानी जाती है, टाल क्षेत्रों को छोड़कर। और गेहूं जिसकी आप जानते हैं कि बगैर दाल रोटी के कोई आदमी का अस्तित्व नहीं है। दाल रोटी मतलब कम से कम ज़रूरी है। गेहूं की जलवायु अनुकूल खेती, जिस पर सरकार भी काफ़ी फोकस कर रही है, जलवायु अनुकूल खेती की, तो वो कैसे की जा सकती है, बेहतर उत्पादन कैसे लिया जा सकता है, इस विषय पर आज हम बात करते हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में है डॉक्टर पीके द्विवेदी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार सर। गेहूँ जलवायु अनुकूल खेती इधर कुछ दिनों से काफ़ी प्रचलन में आया है, जलवायु अनुकूल खेती। तो जलवायु अनुकूल खेती में गेहूँ की जलवायु अनुकूल खेती क्या है सर? देखिए, ऐसा है कि हम लोग जो गेहूं की जो पारंपरिक खेती करते हैं, तो उसमें क्या है कि धान कटा, उसके बाद में खेत हमारे सूखे हैं और हमने उसमें फिर पानी लगाया और उसके बाद फिर जब खेत सूखे हुए उसके बाद में हमने इसकी बुआई करी। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसको करने में 10 से 15 दिन लग गए। और 10 से 15 दिन का मतलब है कि 15 दिन गेहूँ आपका पीछे हो गया, यानी कि प्रोडक्शन कहीं ना कहीं आपका कम। तो अब जलवायु अनुकूल कृषि करनी है तो इसमें दो उद्देश्य है। पहला उद्देश्य तो है कि समय से गेहूँ की बुआई हो, और दूसरा उद्देश्य है कि हमारे पास पानी जो है, ये पानी थोड़ा कम है, तो पानी का बेहतर प्रबंधन कैसे। तो इसके लिए हम लोग जब बात करते हैं इस तरह की खेती की, तो हम लोग कहते हैं कि थोड़ा सा प्रभेदों पर थोड़ा ध्यान दें और थोड़ा सा हम मशीनीकरण पर ध्यान दें। तो वो जलवायु अनुकूल कृषि में हम लोग जीरो टीलेज मशीन से अपने गेहूं की बुआई हम लोग अगर करते हैं धान कटने के तुरंत बाद, मान लिया जाए कि खेत हमारे थोड़े ज़्यादा नरम हैं तो उसमें केचबिल लगा देते हैं, और अगर खेत हमारे ज़्यादा सूखे हुए हैं तो गेहूं के बीजों को हम हल्का सा पहले एक दिन पहले पानी इसमें उपचारित कर देते हैं, दवा भी डाल देते हैं बीजोपचार की, और इस तरह से गेहूं में हमारे नमी आ जाती है, उसको एक दिन सुखा देते हैं और उसके बाद हम उसको लगा देते हैं। तो इस तरीके से जब हम गेहूं की बुआई करते हैं तो इसमें हमारा गेहूं का जमाव भी बढ़िया होता है, और समय से बुआई हो जाने से 10 से 15 दिन की जो बचत हो जाती है, इससे हमारे गेहूं का उत्पादन में अच्छा खासा वृद्धि होता है। और तीसरा जो फायदा होता है कि हमारे जो पटवन का जो पानी है, जब हम खेतों को बिना जोते हुए अगर हम खेती करते हैं गेहूं की, तो हमारे पानी की भी बहुत ज़्यादा बचत होती है, क्योंकि कम समय में पटवन हो जाता है। और इस तरह से औसतन हम लोगों ने देखा है कि 1 एकड़ की खेती करने में 1700 रुपये से लेकर के 2200 रुपये प्रति एकड़ शुद्ध जो है केवल खेती के प्रबंधन में पैसे की बचत। ये सबसे सर, उसमें तो कुछ ऐसे भी यंत्र आ गए हैं जो उनका प्रयोग जलवायु अनुकूल खेती में हो सकता है कि बगैर पूरा खेत जोते हुए जहाँ गेहूं लगाना है सिर्फ उसकी जुताई होती है। जी वही वही जीरो टिलेज मशीन, वही शून्य जुताई हुआ। और इसमें एक और मशीन आई है जिसको हम लोग कहते हैं हैप्पी सीड। तो जहाँ पर हमारे जो खेतों में पुआल बहुत ज़्यादा है और बड़े बड़े आजकल हार्वेस्टर आ चुके हैं, उससे जब हम खेतों की कटाई कर रहे हैं धान की, तो बहुत सारा रेसिड्यू हमारा बच जा रहा है। तो वैसी परिस्थिति में हम हैप्पी सीडर से अगर गेहूं की खेती करते हैं तो हैप्पी सीडर क्या करते हैं कि उसको काट करके पूरा फैला देते हैं पूरे खेतों में, छोटे छोटे टुकड़ों में। तो ये जो एक और समस्या आ गई है अभी जलाने की, तो हाँ, पराली जलाने की, तो इसमें पराली का प्रबंधन भी हो जाता है बहुत बेहतर तरीके से, और एक मल्चिंग हो जाने से जो जमीन से जो पानी जो उड़ रहा था वो भी कम हो जाता है। बेहतर समय कौन सा है और प्रभेद कौन कौन से उसमें है जो प्रयोग में लाए जाते हैं? देखा जाए, जलवायु अनुकूल कृषि में हमारा उद्देश्य है कि पानी की भी बचत हो और पैदावार भी अच्छा हो। तो हमारी कोशिश ये होती है कि थोड़े कम अवधि के और ज़्यादा बेहतर पैदावार वाली हम किस्मों का चयन करें, या फिर वैसी किस्मों का चयन करें जिन पर कि जलवायु की प्रतिकूलता का कम असर होता है। तो इसमें अभी हमारे पास एक बिल्कुल नवीन प्रभेद है जिसको हम कहते हैं DBW 187 करण वंदना, और ये किस्म जो है हमारी 110 दिन की है,
और दूसरी हमारी वैरायटी है 2967। इस वैरायटी की खासियत यह है कि इसको अगर हम पूरे नवंबर लगाते हैं, यहाँ तक कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में भी लगाते हैं, तो भी इसके उत्पादन में अन्य किस्मों की तुलना में विचलन बहुत कम देखने को मिलता है। एक और नई किस्म आई है जिसका नाम है DBW 303। तो ये बिल्कुल नई प्रभेद कुछ आई हुई हैं हमारे पास, और ये सारी किस्में बहुत अच्छी किस्में हैं जो कि आज के समय में हमारे लिए एक अच्छी पैदावार दे सकती है। चूँकि बिहार की जब हम बात करते हैं तो बिहार में हमारे लगभग 22 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा में खेती करते हैं, और जो हमारी औसत उत्पादकता है वो 27 से 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। सर, गेहूं में एक समस्या आती है जो पारंपरिक जो खेती थी वो उसमें भी, और अब मौसम अनुकूल खेती में आती है कि नहीं वो तो नहीं बता सकते। पेड़ सूखने की और फल सूखने की समस्या आती है, उसको कैसे इसको मेंटेन कर पाए? दाने सूखते हैं, यानी कि आपके पौधे की जड़ों में कुछ कीड़े हैं। जैसे धान में धड़ छेदक लगता है, वैसे गेहूं में भी आजकल धड़ छेदक की समस्या आ रही है। तो उसके लिए हम किसी न किसी अनुशंसित कीटनाशक दवा का, अगर हमारे पास इस तरह की समस्या आ रही है तो हम दानेदार दवा जो होती है हमारी 4% या 3% वाली, उसका हम प्रयोग करते हैं। कार्बोफ्यूरान का हम करते हैं, कार्टाप हाइड्राक्लोराइड का करते हैं। लेकिन अगर दाने सिकुड़ रहे हैं और दाने में अच्छा भराव नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि तापक्रम अधिक होने के कारण हमारे जो फसल है उसमें परागण बेहतर नहीं हो रहा है। इसलिए हम उसमें फसल लगाने के लगभग 50 से 60 दिनों के बाद हम उसमें बोरन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में 20% जो बोरन आता है, इसका घोल बना करके हम छिड़काव कर देते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि मौसम अनुकूल खेती अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से समय अनुकूल आमदनी आपकी हो सकती है। हमारे विशेषज्ञ ने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि बदलते हुए मौसम में पशुओं की देखभाल कैसे करें और साथ ही साथ गेहूं की खेती कैसे करें ताकि आपको अधिक मुनाफा हो सके। तो चलिए, इसके साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं ख़त्म होता है। अगले अंक में हम ऐसी ही कुछ और जानकारियाँ लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।